हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। दोस्तों, आज हमारी यूपी टेट की सीरीज़ चल रही है और आज हम उसमें जो प्रीवियस ईयर यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर थे उन्हें हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन PYQ इसमें कैसे आए थे, ये बहुत ज़्यादा इस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं वे भी कई बार पूछ लिए गए हैं। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ पिछले साल के ही पूछे जाएं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो वही दोहराए जाते हैं। तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज हम देख लेते हैं कि किस किस कॉन्सेप्ट से किस किस टॉपिक से हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये यूपी टेट का 1 to 5 तक का 1 से 5 तक की परीक्षाओं के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी 2018 का ये पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिंदी। तो ये हमारा हिंदी का पार्ट है और हिंदी में हमें पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये है भाग 2 हिंदी फर्स्ट। हिंदी फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे हम। इसमें हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन था वह था प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का, उपसर्ग क्या होता है मैंने आपको अपनी वीडियो में पढ़ाया है। उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द के पहले लगने वाले जो उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? तुलसीदास किसकी कविता है? देखिए, इसमें जो है कवि और कविताएं भी पूछी जाती हैं, कृति और उनके लेखक भी पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं आपको कराऊंगी। और मैंने आपको जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो बहुत सारे करा दिए हैं। उसे आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर सभी अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, सभी अपने टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास किसकी रचना है? यहाँ तुलसीदास के बारे में पूछा गया है कि तुलसीदास जो एक रचना है वह किसकी कविता है। तुलसीदास हरिवंश राय बच्चन की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञे की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो तुलसीदास जो है वह किसकी है? तुलसीदास यहाँ पर होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार, बहि प्लस कार या बहि प्लस सकार या बहिष प्लस अकार या बहिर प्लस कार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहि धन कार। क्या होगा? बहि धन कार। नेक्स्ट है वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, या श्रीधर पाठक की। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास जो रचना है वह है, यहाँ पर होगा इसका आंसर नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है वैदेही वनवास। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो हमारे हिंदी में लिंग माने जाते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो पुल्लिंग कौन सा यहाँ पर होगा? पखावज होगा, पहिया होगा, या फिर लिखावट होगा, या फिर मझदार होगा। तो इसका आंसर होगा नंबर डी। क्या होगा? नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहिया क्या है? पुल्लिंग है। पखावज भी पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है, पहिया भी और लिखावट भी। तो जो पुल्लिंग यहाँ पर होगा, पुल्लिंग होगा मझदार। क्या होगा? मझदार। नेक्स्ट यहाँ पर
प्रश्न संख्या 36 एवं 37, 36 एवं 37 के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर इसमें से देने हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ क्या है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका प्रश्न का आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर 36 है, संप्रेषण कला क्या नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, या फिर अलंकरण नहीं है, या फिर क्या नहीं, अलंकरण नहीं है, या ऊपर करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर संप्रेषण कला क्या नहीं है, संप्रेषण कला जो है प्रभावशाली नहीं है, या अलंकरण नहीं है, या आत्मविश्वास नहीं है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। तो इसका अब हम इसके बारे में ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो कौन कौन से वर्ड आए हैं, कौन कौन से यहाँ पर शब्द आए हैं, स्पष्टता या आत्मविश्वास यहाँ है, प्रभावशाली, या फिर विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। देखो यहाँ पर विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी यहाँ देखो दिया हुआ है, ये है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, आत्मविश्वास भी है, प्रभावशाली भी है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें अलंकरण नहीं आया है, तो इसका आंसर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा अलंकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं आगे। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। संप्रेषण माने होता है बोलने की कला, वो किससे निखारी जाती है, निरंतर अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, डेली जो हम काम करेंगे रोज़ाना, वह अभ्यास होता है। निरंतर अभ्यास मतलब रोज़ाना अभ्यास करना, क्या होगा उससे, हमारी संप्रेषण कला जो है वह निखरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा अभ्यास। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह कौन कौन से, क्षय, त्रय, ज्ञ, ये 4 हमारे हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है, यह जो है यह यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा। मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला क्या हो, यानी कि इसका समास विग्रह होगा मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि शिव। जहाँ पर दोनों पद अप्रधान हो और तीसरे पद यहाँ पर प्रधान हो जाता है। और द्विगु समास कौन सा होता है, द्विगु समास में संख्या और संख्यावाची शब्द आते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं। और एक मिनट, द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची शब्द आते हैं इसमें। और कर्मधारय में विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान वाले शब्द आते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में विपरीत शब्द आते हैं और आता है, जैसे रोटी और सब्जी, खाना पीना और माता पिता, ऐसे, और उनके बीच में योजक चिन्ह आता है। तो यहाँ पर मृत्युंजय क्या होगा, यहाँ तीसरा पद प्रधान है और दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। अलंकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार में किस समास का प्रयोग हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। अलंकार किससे बनता है, अलम प्लस कार से। तो अलन का नहीं, अलम का, इसका भी नहीं है, अल का भी नहीं है,
अलम, ये मैं जो होता है इसमें अलंकार में इसकी संधि होकर ऊपर अनुस्वार बन जाता है, तो इसका आंसर होगा अलंकार। क्या होगा इसका? ये अलम, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? जहाँ पर किसी चीज़ को इंडिकेट कर कर बताया जाता है, और जो जहाँ पर जैसे कि कोई एक संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण। तो इसका पद हो जाएगा, देखो क्या होगा इसका आंसर होगा नंबर 2 बी। सार्वनामिक विशेषण है ये, और पुस्तक विशेष्य है, यहाँ पर एक वचन है और स्त्री लिंग है। तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है यहाँ पर। 42 देखेंगे, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण का शब्द होता है, विश्लेषण मतलब किसी भी चीज़ को विस्तार करके बताना, उसका आंसर होता है उसे कहते हैं विश्लेषण। और संश्लेषण होता है संक्षिप्त उसका रूप, तो विश्लेषण का यहाँ पर हो जाएगा संश्लेषण। व्याख्या भी किसी चीज़ को बढ़ाना, विवेचन करना भी, और विभाजित करना मतलब अलग करना। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, यहाँ पर मूर्धन्य कहते हैं, कंठे कहते हैं, दंते कहते हैं, या अनुनासिक कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं वह मूर्धा जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, और कंठे वर्ण जो होते हैं वे गले से बोले जाते हैं। दंते वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है। और अनुनासिक जो होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं वर्ग का 5वां अक्षर, जो 5वां अक्षर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो दंते यहाँ पर हम इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? दंते। इसका आंसर हो जाएगा दंते वर्ण, सी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं जब उन्हें बोलते समय, इन अक्षरों को बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है और इन्हें बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं चेछे जेझे यह भी नहीं है, और ऐबैस यह भी नहीं है, और यरला यह भी नहीं है, श और स ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक मतलब ज़्यादा, अधिक से भी ज़्यादा, अत्यधिक। अंधिगत यह भी नहीं है, अंधिगत भी नहीं है इसका, और अत्यधिक भी नहीं है, अंधीन भी नहीं है, और इसका होगा अत्यल्प। अत्यल्प मतलब कम, और अत्यधिक मतलब ज़्यादा। तो अत्यधिक का विलोम यहाँ पर अत्यल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, रत का विलोम क्या होता है? रत का विलोम यहाँ पर दिया हुआ है अनरत। क्या? अनरत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प का जैसे कि ऊपर दिया हुआ था अभी अलंकार का, ऐसे ही जैसे अलम में ए, ले और मैं और आधा यहाँ पर हलंत लगा हुआ था, ऐसे ही संकल्प में सम प्लस मैं और हलंत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सम। क्या हो जाएगा? सम। ठीक है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा कृतवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य। तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, जहाँ पर नहीं शब्द आ जाए वहाँ पर भाववाच्य होता है। कौन सा होता है वहाँ पर? भाववाच्य शब्द वहाँ पर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट है हमारा, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुनाई का लावण्यता होता है, देखो लुनाई का लावण्यता, लौंग का लवंग, आंत का आंत्र, आयशु का आदेश।
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। लुनाई का लावण्यता नहीं होता है, उसका लावण्य होता है। लुनाई का क्या होता है? लावण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना, देखो यहाँ पर स्कंदगुप्त दिया गया है। स्कंदगुप्त जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। स्कंदगुप्त जो है वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। इसका आंसर गलत पूछा है तो गलत जोड़ा हमारा नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कवि और उसकी रचना, कवि दिए हुए हैं और उनकी रचनाएं दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस नहीं को हमें यहाँ पर ऐसे सबसे पहले सर्कल कर लेना है और नहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। कवि और उसकी रचना का कौन सा, अब तक जो हमने पढ़े हैं तो वो सभी नहीं वाले क्वेश्चन आए हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, उनमें से 1 ऑप्शन गलत होगा। उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है। तो सही नहीं है मतलब 3 सही हैं और 1 गलत है, तो उसमें हमें ढूंढना है। ये देखिए, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो यहाँ पर 51 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, दर्शन दिग्दर्शन। देखिए नहीं, यहाँ पर 51 का होगा, 51 का डी होगा, ये उद्धव शतक। तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। शिवराज भूषण की है। शब्द रसायन देव की है। लेकिन उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। यह हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेखक और उनकी कृति से पूछा गया है। चलिए देखते हैं लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा गलत होगा। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का, क्या यह आंसर है इसका? हाँ, यह आर्यों का आदि देश जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का है, यह सही है। और वोल्गा से गंगा राहुल संस्कृतायन की, यह भी सही है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की, यह भी सही है। दर्शन और दिग्दर्शन यह रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, यह भी पंडित राहुल संस्कृतायन की कृति है। तो डी आंसर हमारा सही होगा। देखिए जहाँ पर भी यात्रा से संबंधित आपको कृति मिले ज़्यादातर वह राहुल संस्कृतायन की होगी। जैसे दर्शन दिग्दर्शन में भी एक यात्रा से, मतलब इन्होंने बहुत सारे देश, अपने देश में भी बहुत सारी यात्राएं की, दर्शन किए। तो दिग्दर्शन और दिग्दर्शन यह रामचंद्र शुक्ल की नहीं होगी, यह पंडित राहुल संस्कृतायन की कृति है। ठीक, इसका आंसर होगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा? विराम चिन्ह की भी वीडियो मैंने आपको दी है और विराम चिन्ह मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आप विराम चिन्ह पढ़ सकते हैं, जाकर मेरे चैनल पर जाकर अपना विराम चिन्ह का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 1 है, हाँ मेरा यही विचार है। तो क्या ये सही है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास नंबर सी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाँ के बाद क्या आएगा? यहाँ पर अल्प विराम आएगा, यहाँ पर ऐसे अल्प विराम आएगा, ठीक है, हाँ के बाद। तो यह आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा। वह ईमानदार है, अल्प विराम यहाँ पर लगाया है, सही है। परिश्रमी, यहाँ पर अल्प विराम लगा है, यह भी सही है। कर्मठ और मृदुभाषी है, बाद में पूर्ण विराम लगा है, यह सही आंसर है।
यह सही है। इसमें अशुद्ध पूछा है, गलत पूछा है, अशुद्ध या गलत, ठीक है। तो नंबर सी है उसके पास धन वैभव। यहाँ देखो अल्प विराम आया है, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, यहाँ फिर बाद में पूर्ण विराम लगा है। यह इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नंबर डी, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आए। यहाँ पर देखो अल्प विराम लगा है ये वाला, और तो आइए यहाँ पर अर्ध विराम लगाया हुआ है। ठहरना चाहते हैं तो अल्प विराम है, तो ठहरिए पूर्ण विराम लगा है। इसमें भी सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जो गलत होगा वह नंबर ए होगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 54, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, सनातन है, चिरंतन है, या फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखो ये रहे, या शाश्वत है या अधुनातन है। तो यहाँ पर शाश्वत और जो और बाकी वो संबंधित हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं। जो अधुनातन है 54 का आंसर अधुनातन नंबर डी यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नंबर डी अधुनातन। ओहो, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 56 में पूछा गया कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, यहाँ पर देखो विभीषण है, अलग है, या फिर विरहणी है, या गृहिणी है, या फिर जगत गुरु है। 56 का इसमें आपको वर्तनी से भी, वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध से भी शब्द आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गलत होगा? 56 का जो आंसर होगा वह होगा बी। क्या होगा? बी। इसमें विरहणी जो है यह गलत आंसर है। विभीषण सही लिखा हुआ है, और गृहिणी भी सही है, जगत गुरु भी सही है, लेकिन विरहणी जो है यह सही आंसर नहीं है। बी इसका सही हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, या फिर देखो यहाँ पर रिश्वत देना, लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट कर देना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, या फिर माई का लाल होना, साहसी व्यक्ति होना। इसका आंसर जो गलत होगा, देखो सारे में यहाँ पर गलत ही पूछे जा रहे हैं। गलत या जो मेल नहीं खाता या अशुद्ध कौन सा है, सारे इस क्वेश्चन पेपर में गलत पूछे गए हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, और इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, सब्ज बाग दिखाना। हरा भरा नहीं होता है, इसका है सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है कि उसने हमें सब्ज बाग दिखा दिया, हरा भरा नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है। तो इसका आंसर होगा सलेस अलंकार। इसमें जो हरित है वह उसके दो अर्थ हैं, जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ आ जाएं या कई अर्थ निकले तो वहाँ पर सलेस अलंकार होगा। यहाँ पर हरित शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में बहुव्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है। इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। गौशाला का जो समास विग्रह होगा वो होगा गो के लिए शाला। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष संप्रदान
संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर है देशभक्ति में कौन सा समास होगा, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। एक ही समास के दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, और द्वंद्व समास या कर्मधारय या द्विगु समास, तो यहाँ पर भी देशभक्ति में होगा देश के लिए भक्ति अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका आंसर ए होगा। देखो यहाँ पर 59 और 60 जो क्वेश्चन है वह एक ही संप्रदान तत्पुरुष समास से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 2018 का यूपी टेट का हिंदी का 1 to 5 1 से लेकर जो 5 तक का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका मैंने यहाँ पर आपको ये करा दिया है, और ऐसे ही मैं आपको डेली एक एक क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इससे यह पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। जहाँ पर ये टॉपिक इसमें हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, और जो सिलेबस दिया हुआ है वो भी आपको ज़रूर एक एक टॉपिक अपना क्लियर करना है। एक एक टॉपिक मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ, तो आपको अगर अपने ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगी। ओके, धन्यवाद।